नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। हालत ख़राब है और महंगाई के फ्रंट पे मामला बहुत ज़्यादा गड़बड़ा गया है। देखने में आपको नहीं लगेगा कि महंगाई ज़्यादा है या कम है, लेकिन जो आंकड़े और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसके हिसाब से आप बचने वाले नहीं हैं। खुदरा मूल्य सूचकांक जो होता है उसके हिसाब से तो सब कुछ काबू में है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से, लेकिन होलसेल प्राइस इंडेक्स रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है। और मज़ेदार बात यह है कि जो कंज्यूमर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है उसके हिसाब से महंगाई बहुत कम बढ़ रही है, लिमिट के अंदर है। दरअसल 4 ± 2 होता है, यानी या तो 2 हो या 6 हो। 2 से 6 के बीच में महंगाई को नॉर्मल माना जाता है और 6 के अंदर है, इसलिए सरकार मज़े में है। लेकिन मूल्य सूचकांक कुछ और कहानी कह रहा है, और ये दोनों परिभाषा वाले शब्द सुनने के बाद टेंशन में मत आइएगा। आपको पता है, बहुत अच्छी तरह से समझा के बताऊंगा कि महंगाई का हाल क्या है, देश महंगाई में किस स्तर पर पहुंच गया है, और महंगाई का बम लगातार अंदर अंदर उसके गैस बन रही है। कब फटेगा इसको कुछ नहीं कहा जा सकता। कहीं मत जाइए, मैं सरकार के चाल फरेब भी बताऊंगा। आपको ये भी बताऊंगा किस तरह से कृत्रिम तरीके से सरकार महंगाई को कम या ज़्यादा कर रही है, जबकि ये सरकार का काम नहीं है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं लौट के आता हूँ। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे, उसके ज़रिए भुगतान कर सकते हैं, और एक यहाँ पर भी आपको बारकोड दिख रहा होगा जिसके ज़रिए भी आप हमको भुगतान कर सकते हैं। तो असल मसला है महंगाई का। अब जो ताज़ा आंकड़े आए हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स के, थोक मूल्य सूचकांक के, उसके हिसाब से भारत में मुद्रास्फीति 14.23% हो गई है। 14.23%, और ये कहा जा रहा है कि पिछले दशक में ये सबसे ज़्यादा महंगाई है। लेकिन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में ये महंगाई नहीं है। अब आप इस अंतर को समझें तो आपको समझने में आसानी होगी। मैं आपको और क्लियर करता हूँ। दरअसल होता क्या है कि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, मतलब कि मार्केट में जो थोक में चीज़ों के दाम हैं वो बहुत ऊपर जा रहे हैं, और जो कंज्यूमर को मिलने वाले रेट हैं वो कम हैं। ये कैसे हो सकता है भाई? किसी आदमी ने अगर दुकान में सामान अगर ज़्यादा पैसे का ख़रीदा है तो कम में कैसे दे सकता है? होलसेल मार्केट में जो चीज़ 100 रुपये की है वो रिटेल मार्केट में सस्ती कैसे हो सकती है? होलसेल मार्केट में अगर किसी चीज़ की महंगाई बढ़ी है 15%, तो रिटेल मार्केट में महंगाई 4% ही कैसे बढ़ सकती है? क्या 10% का जो गैप है वो क्या दुकानदार अपनी जेब से दे रहे हैं? तो इसको समझने के लिए आपको 3 चीज़ें समझनी पड़ेंगी। पहली चीज़ ये कि जो रिटेल मूल्य सूचकांक है और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, दोनों में अंतर ये होता है बेसिकली कि जो ये रिटेल वाला जो मूल्य सूचकांक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है या इंडेक्स है या रिटेल की महंगाई है, वो जो रिटेल की महंगाई है उसमें सर्विसेज भी काउंट होती हैं, उसमें केवल गुड्स काउंट नहीं होते हैं, यानी केवल चीज़ें नहीं, सेवाएं भी काउंट होती हैं। सेवाएं क्या होती हैं? जैसे आप टेलीकॉम सेक्टर है जिसमें आप मोबाइल फ़ोन ख़रीदते हैं। दूसरी चीज़ें हैं, आपका किराया है, ट्रेन का किराया है, बस का किराया है, या कहें कि आपकी मोबाइल सर्विस है, या कहें कि आपकी इंटरनेट सर्विस है, या कहें कि DTH सर्विस है, या कहें कि कॉल सेंटर, और दूसरी बहुत सारी चीज़ें। तो हुआ ये कि इन चीज़ों के दाम नहीं बढ़े हैं, ऐसा ये इंडेक्स कह रहा है। अगले वाले आंकड़े आएंगे तो उसमें ये भी बदल जाएगा, क्योंकि टेलीकॉम कंपनियों ने कुछ दाम बढ़ा दिए हैं। ये तो एक सीधा तरीका है जिससे आप समझ रहे हैं कि दाम इसलिए नहीं बढ़े क्योंकि सर्विसेज महंगी नहीं हुई हैं, बल्कि गुड्स महंगे हो गए हैं, इसलिए वो जो अंतर है वो कम दिखाई दे रहा है। ज़्यादातर अर्थशास्त्री यही समझ रहे हैं। लेकिन मैं इसमें एक और कैच भी है। दरअसल महंगाई भारत में कितनी होगी ये कौन तय करता है? इसको कंट्रोल करने का काम किसके पास है, पहले ये समझना पड़ेगा। महंगाई कंट्रोल करने का काम भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में है। अब रिजर्व बैंक कैसे कंट्रोल करता है? ये डिमांड सप्लाई का गेम है। जब देखता है रिजर्व बैंक कि चीज़ें महंगी हो रही हैं, यानी उसके मुकाबले रुपए की कीमत कम हो रही है। जब रुपए की कीमत कम होती है तो RBI उसकी सप्लाई कम कर देता है, यानी समाज में रुपए कम कर देता है। कैसे कम करता है? आपने देखा होगा CRR और ये सब चीज़ें जो होती हैं, जो रुपए के ऊपर जो ब्याज लगता है, रिजर्व रेशियो और दूसरी चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें वो
बढ़ा देती है, कुछ पॉइंट्स में ही तो कम करनी होती है, ऐसा तो है नहीं कि दुगना आधा दाम करना है। तो इस तरह से आरबीआई अपने बहुत सारे मैकेनिज्म्स हैं, उसके पास 2-3 मैकेनिज्म है, उनके ज़रिए वो कैश का जो फ्लो है मार्केट में, यानी पैसे की उपलब्धता जो है उसको कम ज़्यादा करती रहती है, और उसके ज़रिए जब पैसे की उपलब्धता कम हो जाती है तो महंगाई कम हो जाती है, जब बढ़ जाती है तो महंगाई भी बढ़ जाती है। तो ये जो चीज़ें हैं इसके ज़रिए आरबीआई उसको काबू करता है। अब आप इस बात को समझिए कि आरबीआई जब इसको कंट्रोल करता है तो फिर आरबीआई ने तो अपना बढ़ाया नहीं है, सीआरआर कुछ किया नहीं है, तो सरकार क्या कर रही है? चुनाव सर पे है, महंगाई कैसे काबू की जाए? तो सरकार क्या करती है? महंगाई को कुछ एक्सटर्नल एलिमेंट हैं उनके ज़रिए कम या ज़्यादा करती है, जो गलत है, जो बेसिकली आरबीआई के काम में दखलंदाजी है। वो एक्सटर्नल एलिमेंट है टैक्सेशन। किसी चीज़ का दाम बढ़ा दोगे तो महंगी हो जाएगी, अब उसकी डिमांड हो या नहीं हो, लेकिन अब दाम बढ़ गया है तो वो महंगी हो गई तो महंगाई बढ़ गई। महंगाई जब बढ़ती है तो उसका लाभ सीधे सीधे कॉरपोरेट को होता है, बड़ी कंपनियों को होता है, क्योंकि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है, महंगाई एक निरंतर बढ़ रही होती है, ऐसा नहीं एक बार बढ़ गई। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जाती है तो माल खरीदना बेचना, बनाना बेचना, सस्ते में खरीदता है कॉरपोरेट और दाम बढ़ जाता है तो महंगे में बिकता है, तो उसकी कमाई ज़्यादा होती है। इसलिए महंगाई बढ़ने को मार्केट के लिए, कॉरपोरेट के लिए, कैपिटलिस्ट वर्ल्ड के लिए अच्छा माना जाता है कि भाई ये पूंजीवादी समाज जो है इसको इसका लाभ हो गया। तो ये तो हुई महंगाई बढ़ने से उनको लाभ होता है। तो सरकार क्या करती है? दूसरे तरीके से टैक्सेशन बढ़ा देगी। जैसे अब देखिए, आपका डिमांड सप्लाई के बीच में एक तीसरा एलिमेंट भी घुस गया, वो एलिमेंट है टैक्सेशन का एलिमेंट, यानी कृत्रिम तरीका महंगाई को कम या करने या बढ़ाने का। और वो कृत्रिम एलिमेंट जब भी घुसता है तो व्यापार का जो एक नेचुरल उसका एक तरीका है ऊपर नीचे होने का महंगाई का, उसमें हस्तक्षेप होता है। सरकार लगातार पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ा के महंगाई को ऊपर रखने की कोशिश कर रही है, और उसको लग रहा है ताकि इससे बाज़ार ऊपर चलता रहे और केवल एक ही गवर्निंग फैक्टर ना रहे कि आरबीआई, जबकि कायदे से आरबीआई को गवर्निंग फैक्टर रहना चाहिए। अब तीसरी चीज़ आती है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कम क्यों हैं। इसका एक दूसरा कारण आपको बताता हूँ। अब कंज्यूमर गुड्स के जो दाम तय होते हैं वो बास्केट के हिसाब से होते हैं, रूरल बास्केट, अर्बन बास्केट। बास्केट क्या है? जब आप उपभोक्ता मूल्य की चीज़ों के दाम दर्ज करते हैं तो ऐसा नहीं करते हैं कि आप सारी चीज़ों का रेट देखेंगे और देख लेंगे कितने बढ़े कितने कम हुए और उस हिसाब से तय कर देंगे। नहीं, उन्होंने एक फ़िक्स की हुई है बास्केट, एक सिस्टम तय किया हुआ है कि भाई एक आदमी एक टूथपेस्ट खरीदेगा, इतना नमक खरीदेगा, इतनी चाय खरीदेगा, इतना आटा खरीदेगा, इतना बेसन खरीदेगा, इतना अनाज खरीदेगा। तो उस बास्केट जो है उसकी एक रेट तय है। उस बास्केट का रेट बढ़ता है तो ये कह देते हैं कि भाई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में दाम बढ़ गया। लेकिन हाल के समय में क्या हुआ है कि प्राइवेट कंपनियों ने जब दाम ज़्यादा बढ़े हैं, कृत्रिम तरीके से महंगाई बढ़ाई गई, तो उसको नियंत्रित करने के लिए कुछ शॉर्टकट्स निकाल लिए। जैसे टूथपेस्ट मान लीजिए 80 ग्राम का नहीं होगा, 70 ग्राम का कर देंगे। एक बिस्किट के पैकेट में 10 नहीं निकलेंगे, 9 बिस्किट निकलेंगे। मेरा पूरा वीडियो है इस पर। माचिस की तीली जन्मांतर से 50 तीलियाँ होती थी माचिस की एक डब्बी में, वो 35 आने लग गई हैं। तो आपका जो बास्केट है उसमें एक माचिस ही रहेगी, बास्केट पे एक टूथपेस्ट ही रहेगा, लेकिन उसकी मात्रा कम हो जाएगी। तो महंगाई हुई लेकिन इंडेक्स में आपको दिखाई नहीं देगी। ये भी दांवपेच एक सरकार अपनाती है। लेकिन एक सबसे ताज़ा वाला दांवपेच लेके सरकार आई है इस चुनाव में। वो दांवपेच क्या है? एक तो आपको पता ही होगा कि पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम स्थिर कर दिए गए हैं, ना घट रहे हैं ना बढ़ रहे हैं। पहले कहते थे कि ये दाम जो है वो मार्केट फोर्सेस बढ़ाती हैं, घटाती हैं। जब मार्केट बढ़ाएगी तो बढ़ जाएगा, घटाएगी तो घट जाएगा, इसमें सरकार का क्या है, जब महंगा हो रहा था। अब सर पे चुनाव आए हैं तो दाम स्थिर हो गए। तेल कंपनियों को कह दिया गया है कि भैया दामों को ना बढ़ाओ ना घटाओ, चुनाव पे असर पड़ेगा। आम तौर पे इससे पहले भी ये हुआ है सरकार को बचाने के लिए, लेकिन ये होता था कि जब चुनावों का ऐलान हो जाता था उसके बाद दाम घटाने बढ़ाने बंद कर दिए जाते थे। अब तो हालत ये है कि पहले से बंद कर दिया है, ना बढ़ रहे हैं ना घट रहे हैं। लेकिन ये छोटा फैक्टर है, ये आपको भी पता होगा। मैं आपको जो नया फैक्टर बताने जा रहा हूँ वो ऐसा फैक्टर है जो आपको नहीं पता है। नया फैक्टर है ब्याज दरों का खेल। देखिए, मैंने आपको बताया कि आरबीआई तय करती है कि ब्याज बढ़ेगा या घटेगा, लेकिन सीधे तय नहीं करती है कि भाई इस चीज़ का ब्याज कम कर दो या इसका ब्याज बढ़ा दो।
वो केवल अपने यहाँ से कुछ नियम सेट करती है कि भाई इतना पैसा बैंक को अपने पास रखना ही होगा, इतना ही पैसा वो दे सकती है। तो वो कुल मिला के उनके जो नियम है उसके हिसाब से बाज़ार में रुपए की उपलब्धता को वो नियंत्रित करते रहते हैं, कम या ज़्यादा करते रहते हैं। अब इस बीच में क्या हुआ कि सरकार की पब्लिक सेक्टर कंपनी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई ने क्या किया कि अपने ब्याज की दरों में अपने पास से बढ़ा दिया ब्याज का दाम, रुपए की उपलब्धता कम कर दी। आरबीआई ने नहीं बढ़ाया, आरबीआई ने उतना ही रखा हुआ है, अपना जो मॉनेटरी पॉलिसी आई उसमें सीआरआर वगैरह उतना ही रखा हुआ है। लेकिन एसबीआई ने क्या किया, अपना जो बेसिस पॉइंट है 10 बढ़ा दिया। अब 10 बेसिस पॉइंट अगर बढ़ा दिया तो आपकी जो है बेस रेट एसबीआई का हो गया वो 7.55% हो गया। इसके कारण अब जो लोग ईएमआई चुका रहे हैं उनको तो ईएमआई वालों को तो फटका लग ही रहा है, बाकी लोगों को भी फटका लग रहा है। लेकिन जब बेस रेट बढ़ जाएगा तो जो बैंक से मार्केट को पैसा मिलता है वो महंगा हो गया, यानी रुपए की उपलब्धता कम हो गई। जो काम आरबीआई को करना चाहिए था सरकार ने बैकडोर से एसबीआई से करा दिया। अब एसबीआई ने रुपए की उपलब्धता जब कम कर दी तो मार्केट में रुपया कम आएगा, मतलब रुपए कम आएगा तो उसका भाव बढ़ जाएगा, रुपए का भाव बढ़ेगा तो उसके मुकाबले किस चीज़ से रुपए का विनिमय होता है, चीज़ों का, तो चीज़ें सस्ती होने लगेंगी। लेकिन ये सब हथकंडे टेम्परेरी हथकंडे हैं, क्योंकि होलसेल प्राइस इंडेक्स बढ़ रहा है और अब सर्विसेज भी महंगी होनी शुरू हो गई हैं। आपने देखा होगा कि सारी चीज़ें जो आप लेते थे अब महंगी होने लग गई हैं। ख़ास तौर पे जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली सर्विस है मोबाइल डाटा सर्विसेज, उनके भी दाम बढ़ गए हैं। तो आने वाले इंडेक्स में महंगाई बढ़ेगी, लेकिन तब तक उत्तर प्रदेश का चुनाव ये लोग निकाल लेंगे। बहरहाल जो भी है, लेकिन महंगाई का बम हमारे सर पे कभी भी फूट सकता है। बाज़ार की चीज़ों को ज़्यादा दाएँ बाएँ करके आप मैनेज कर नहीं सकते हैं। बहुत लंबे समय से आप टैक्सेशन से मैनेज कर रहे थे, चीज़ों को महंगा कर रहे थे, क्योंकि रुपए की उपलब्धता को कम कर नहीं सकते थे। उसके भी बहुत सारे कारण हैं, अर्थशास्त्री आपको बताएंगे। तो पहले आप वैसे दाम बढ़ा रहे थे, अब इलेक्शन आ गया है तो इस तरीके से दाम कम कर रहे हैं, और दाम आपने पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों के भी कम कर दिए, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी आपने कम कर दी, आपको चुनाव जीतना था। यानी जब तक चुनाव ना आए महंगाई बढ़न दो, पूंजीपतियों की ऐश होने दो, जब चुनाव आ जाएं तो महंगाई कम कर दो और जनता की गुस्से में ऐश हो जान दो, ताकि दोबारा आपको जिताए और फिर पूंजीपतियों की ऐश हो सके। कुल मिला के सरल तरीके से मैंने आपको महंगाई का पूरा मसला समझाने की कोशिश की। जो आपके आसपास महंगाई दिख रही है, इसका वीडियो का निचोड़ ये निकलता है, वो महंगाई प्राकृतिक तरीके से बढ़ी हुई महंगाई नहीं है, वो अर्थशास्त्र के मूल सिद्धांतों के अनुसार बढ़ी हुई महंगाई नहीं है, वो महंगाई सरकार के द्वारा बढ़ाई गई महंगाई है। और अब जो सस्ताई दिख रही है ये भी सरकार के द्वारा लाई गई सस्ताई है, लेकिन ये अस्थाई है। जिस दिन अपना बेस रेट जो है वो एसबीआई बंद कर देगा, जिस दिन सरकार एक्साइज ड्यूटी बढ़ा देगी, फिर महंगाई आसमान की तरफ बढ़ने लगेगी। और महंगाई बढ़ानी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि थोक में माल तो महंगा हो रहा है, रिटेल में माल सस्ता हो रहा है। तो ये मिसमैच दूर करना पड़ेगा, और इसलिए सरकार बड़े अजीब टाइप की जो जगलिंग कर रही है इकोनॉमी के साथ में, उसमें एक ख़तरनाक स्थिति में हम पहुंच गए हैं। आगे क्या होगा कुछ नहीं पता। बहरहाल ये पक्का है कि सरकार की नज़र जो है वो चुनाव पे है, और उसके सारे घटक चुनाव को ध्यान में रखकर काम कर रहे हैं, और इसलिए जब तक चुनाव है तब तक तो जनता चैन की सांस ले सकती है। नमस्कार, जय हिंद। वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ।